नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के बारे में कुछ जानेंगे कि ये अक्षांश और देशांतर होता क्या है। पहली चीज तो आप सभी लोगों ने पृथ्वी का जो ग्लोब है वो सभी लोगों ने देखा होगा। इस ग्लोब पर एक कील लगी होती है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। तो ये उत्तर की तरफ जो कील है वो नॉर्थ पोल हो गया और जो दक्षिण की तरफ कील है ये साउथ पोल हो गया। ठीक है। और ये जो दो बराबर भागों में ये रेखा बांट रही है, इधर को और इधर को, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। और अगर पृथ्वी को पूरब पश्चिम दो बराबर भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा भी है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ से उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश और यहाँ से दक्षिण की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी पर ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं एक ग्रिड की तरह होती हैं, एक ग्रिड की तरह होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ग्रिड बंधी हुई होती है। तो हम उन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होती हैं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। ठीक। उत्तर की तरफ जो भी स्थान होता है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। दक्षिण की तरफ जो स्थान होता है उसे दक्षिणी स्थान कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है या अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। या और भी विशुद्ध भाषा का अगर हम प्रयोग करें, विशुद्ध भौगोलिक भाषा का प्रयोग करें तो अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से जो है जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, वो भी वही अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत वृत्त से विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो ये है, चूंकि विषुवत वृत्त को भी हम शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब विषुवत वृत्त से जो उत्तर की तरफ कितने डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक। और दक्षिण की तरफ भी 90 डिग्री तक होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों वृत्तों के 1/4 है। अतः इसकी माप 360 का 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार से हम देखें तो उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझें तो ये है आपका विषुवत वृत्त 0 डिग्री और इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश है
जो भी होंगे 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक, 0 से लेके 90 अंश तक, यहाँ तक ये उत्तरी अक्षांश है और यहाँ तक ये दक्षिणी अक्षांश है। तो इसे हम ऐसे ही समझते हैं। लेकिन अगर यही उत्तरी और दक्षिणी में न बांटा गया होता तो एक स्थिति कठिन होती। जैसे उदाहरण लेते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, बेलो हॉरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश पर, मतलब 20 अंश अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर जो है वो 20 अंश उत्तर में है, 20 अंश नॉर्थ में, और जो बेलो हॉरिजेंटे है ब्राज़ील का वो 20 अंश साउथ में है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जो है 20 अंश उत्तर में है और बेलो हॉरिजेंटे 20 अंश दक्षिण में है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी विषुवत अक्षांश रेखा 0 डिग्री होती है, फिर धीरे धीरे इनका आकार घटता जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं और इसको जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम जानें तो देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। और 90 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो ये कुछ मेन अक्षांश रेखाएं हुई। ठीक है, इसी अक्षांश रेखाओं से ताप कटिबंध बनाए गए हैं। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री से 23.5 अंश, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो सूर्य है वर्ष में एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक कभी न कभी सर के ऊपर से चमकता है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ठीक, तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया है कि जो सूर्य है जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वह स्थिति होती है 21 जून की। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में पहुंच जाता है फिर 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर 23 सितंबर को फिर पहुंच जाता है। जब यहाँ पहुंचता है तो यह है शरद विषुव का स्थिति। तो इक्विनॉक्स, तो शरद विषुव में यहाँ पे सितंबर में दिन रात बराबर होने लगते हैं। फिर सूर्य फिर धीरे धीरे फिर दक्षिण की तरफ होता है, दक्षिणायन होता है। और जब यहाँ पहुँचता है तो हमारी उस दिन डेट होती है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर की जो डेट होती है वो हमारे यहाँ मकर संक्रांति के लिए रूप में मनाई जाती है, क्योंकि ये जो सूर्य है उस दिन मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया है। तो इसी को है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य कभी न कभी सर के ऊपर चमकता है साल में एक बार। और सूर्य यहाँ सर पे चमकने के कारण यहाँ सूर्या तप
एवं ऊष्मा ज़्यादा मिलती है। इसलिए यह जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, गर्मी के कारण। ठीक, अगर हम बात करें दूसरी, ये 23.5 से 66.5 अंश के बीच का जो क्षेत्र है, 23.5 से 66.5 अंश के बीच का जो क्षेत्र है, यह यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ जो है मध्यम गर्मी होती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मध्यम गर्मी होती है। यहाँ का तापमान कम होता है बनस्पत 23.5 0 से 23.5 अंश के बीच वाले क्षेत्र के तापमान से। ठीक है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। फिर अगर हम इसकी बात करें, अगर हम जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति को देखें तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो है बिल्कुल ठंडा स्थान होता है, ठंडा स्थान होता है। वही स्थिति यहाँ भी है, बिल्कुल ठंडा स्थान होता है। तो यहाँ इसे शीत वृत्त भी कहते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल ठंडा टुंड्रा क्षेत्र होता है। और तो इसलिए आप लोग देखें कि ये 3 ताप कटिबंध हो गए। ठीक है, देखिए किताब में भी इसमें दिया भी गया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ दोपहर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर ऊपर वाले में देखें जो उष्ण कटिबंध है, यहाँ ये जो सूर्य होता है ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होता है। साल में एक बार जरूर चमकता है। तो यहाँ गर्मी ऊष्मा ज़्यादा मिलती है, इसलिए जो है ज़्यादा वो होता है। फिर 23.5 से 66.5 के बीच समशीतोष्ण होता है, शीतोष्ण होता है। और जो सबसे ध्रुवों के पास वाला क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ें। देशांतर क्या है? देशांतर ये है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा करनी होती हैं, जाननी होती हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देख रहे थे, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, कुछ बहुत सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही देशांतर रेखा कहलाती है। ये समानांतर नहीं होती हैं, इनकी ये एक ही आकार की होती हैं। इनके बीच जो दूरी है वो
111.32 करके है किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं, जैसे दो देशांतर रेखा के बीच जो समय होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये हुआ, जैसे प्रशांत महासागर में है टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। तो उनको इनकी सही स्थिति जानने के लिए अगर हम देशांतर रेखाओं का भी अगर हमें ज्ञान है तो उसके बारे में ही हम जान लेंगे कि ये जो है किस देशांतर रेखा के पूरब में है या पश्चिम में है। तो ये हुई देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ बातें। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। किसके बीच की दूरी? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। भाई एक ग्रिड के रूप में ही तो होती है, ऐसे ही होती है ऐसे। अब जब ध्रुवों पे जा रहे हैं तो ये शून्य नहीं हो जा रही है दूरी। यहाँ देखिए इसके और इसके बीच की दूरी शून्य है और यहाँ देखिए इसके और उसके बीच की दूरी इतनी है। तो ये स्थिति बनती है। तो शून्य हो जाती जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, अभी बता दिया। तब सभी देशों ने इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने एक निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर, इसका 0 डिग्री देशांतर यहाँ से 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं। होता क्या है, जैसे ये आपकी प्रधान मुख्य यामोत्तर रेखा है, ये देख लीजिए, ठीक। ये मुख्य यामोत्तर रेखा है। तो 0 डिग्री पर जो समय होगा उससे अगर हम पूरब चलेंगे तो समय बढ़ेगा और अगर हम पश्चिम चलेंगे तो समय घटेगा। लेकिन इसी को घुमाते हुए अगर हम सीधे इसी के ठीक पीछे है 180 अंश देशांतर रेखा। अगर हम 180 अंश से हम पूरब चलेंगे तो समय घटेगा, क्योंकि यही रेखा जाते जाते वो पलट जाएगी और ये रेखा आते आते पलट जाएगी उधर से। तो मतलब जो स्थिति होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे, उसकी ठीक विपरीत स्थिति हो जाती है 180 अंश देशांतर रेखा पर। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पूरब चलने पर समय जो है बढ़ रहा है, तो 180 देशांतर रेखा पर चलने पर पूरब समय घटेगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पश्चिम चलने पर समय घट रहा है, तो 180 अंश देशांतर रेखा पर पश्चिम चलने पर समय बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति है। समय क्योंकि
जो पृथ्वी है 24 घंटे पर अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो जो है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घूमेगी, तो 1 अंश घूमेगी 4 मिनट में। तो उसी तरह से इस पे सवाल बनते हैं कि मान लीजिए, इस पे सवाल बनते हैं कि मान लीजिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर रात्रि के 12 बजे हैं, मान लीजिए यहाँ रात्रि के 12 बजे हैं, तो 15 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या टाइम होगा? तो हम लोग जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 1 घंटे चूंकि पूर्वी देशांतर है इसलिए समय जुड़ेगा, तो 12 में 1 जोड़ देंगे, 1 बज जाएगा, यहाँ 1 बजा होगा। लेकिन अगर यही स्थिति 0 डिग्री पर रात के 12 बजे हैं और 15 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसी में से 1 घंटे घट जाएगा, 11 बजे होंगे। और उसकी प्रक्रिया होती है कि चूंकि 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है 4 मिनट है, 1 देशांतर के बीच की दूरी, तो 15 गुणे 4 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट माने 1 घंटा। 1 घंटे को अगर पूर्वी देशांतर है तो जोड़ देंगे, पश्चिमी देशांतर है तो घटा देंगे। तो चूंकि भारत में भी इसी तरह से है, भारत में चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अंतर है लगभग 1 घंटे 45 मिनट का है। भाई 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। तो ये हुआ कि इसके बीच से जो रेखा जाती हो उसी को हम लोग मानक समय मान लेते हैं। तो ये 82.5 अंश पूर्वी अक्ष देशांतर रेखा हमारे देश की मानक रेखा, मानक यामोत्तर मानी गई, देशांतर रेखा मानी गई। और यहीं से जो है भारत का मानक समय लिया जाता है। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जो है देशांतरीय विस्तार अधिक है, तो वहाँ 1 से अधिक मानक समय लिया गया है। तो रूस में जैसे 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटों वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 अंश देशांतर तक घेरता है। तो कुल मिला के ये आज आप लोग देख लिए कि किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमको सहायता करती हैं किसी स्थान की स्थिति व समय की जानकारी के लिए। तो हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों को बता रहा था, ये जो PDF थी, ये जिसके पास NCERT की क्लास 6 की NCERT होगी उसका चैप्टर नंबर 2 है, उससे आप लोग देख सकते हैं या इस PDF को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।